स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां घने कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर रोडवेज बसों की सघन चेकिंग की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। औरैया में घने कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है, जिससे सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चलते नजर आए और मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोग ही सड़क पर दिखे, जबकि अधिकतर लोग घरों में दुबके रहे और अलाव के सहारे ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। भीषण कोहरे के कारण सरसों, आलू और अरहर की फसलें प्रभावित होने का खतरा किसानों की चिंता बढ़ा रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालयों को 20 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ARTO औरैया NC शर्मा ने अपील की है कि वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से वाहन प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन से कोहरा अधिक पड़ रहा है, जिसको लेकर वाहन स्वामियों से या वाहन चालकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के वाहन चालकों से अपील करना चाहूँगा कि वो पहले तो कोशिश करें कि कोहरे में बाहर ना निकलें, और जो 1.5 माह है ये अधिक कोहरे का रहेगा, तो इसलिए जो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर गाड़ी को बाहर निकालें, और निकालना भी पड़े तो गाड़ी को बहुत धीरे चलाएं। और जो सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर या पेरीफेरल पर जो सफ़ेद लाइन बनी हुई होती है, उसका ध्यान रखकर वाहन को चलाएं और फॉग लाइट का अवश्य प्रयोग करें। देखा जाता है कि कुछ वाहन स्वामी रॉन्ग साइड चलते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग साइड चलने की एक आदत बनी हुई है लोगों की, ये बहुत खतरनाक है। एक्सीडेंट होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इस पर मैंने कार्रवाई भी की है। पिछली बार हमने 81 चालान यहाँ पर किए हैं, और मैंने ये देखा है यहाँ पर जनपद औरैया में, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, एक यहाँ पर मंडी है जो नेशनल हाईवे कानपुर इटावा रोड पर है, यहाँ पर अधिकतर लोग रॉन्ग साइड निकलते हैं। मैं अभी भी थोड़ी बहुत देर में जाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं कुछ चालान करूँ लोगों को। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर रोडवेज बसों की सघन जांच की गई, जिसमें महमदपुर घड़िया पुल के आगे ATI राजीव कुमार और विशाल सिंह के नेतृत्व में अचानक चेकिंग कर बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया और उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से रोडवेज बसों के चालक परिचालकों में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, छिबरामऊ और बेवर डिपो को कवर करने वाले इटावा रीजन में अब तक 20 बसों की जांच की जा चुकी है, जिसमें फर्रुखाबाद क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन बसों की जांच के दौरान 4 यात्री बिना टिकट पाए गए हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जांच में किसी भी बस में बिना बुकिंग माल ढुलाई का मामला सामने नहीं आया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शनिवार को हल्का कोहरा रहा, लेकिन गलन भरी ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह के समय जरूरी कामों के लिए घरों से निकल रहे लोग आग का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं हल्की हवा के साथ शीतलहर का प्रकोप भी बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार रात से कोहरा शुरू हुआ था और रात 10:30 बजे घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी केवल 10 मीटर तक थी, जिससे वाहन बहुत धीमी गति से चल रहे थे और रोडवेज बसों में यात्री संख्या भी कम थी। शनिवार सुबह 5:30 बजे कोहरे में विजिबिलिटी 25 मीटर तक थी, जो 8 बजे बढ़कर करीब 100 मीटर तक पहुंच गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 28% रही। गलन भरी ठंड के कारण लोग आग के पास गर्म होते नजर आए। किसानों का कहना है कि आलू की फसल पर पाले का असर नुकसानदेह हो सकता है और रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जबकि गेहूं के लिए कोहरा कुछ हद तक लाभकारी है। जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा था, लेकिन शनिवार को हल्की राहत जरूर मिली। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फतेहपुर के ज्वालागंज चौराहे पर आज एक भीषण सड़क हादसे में एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जब तेज रफ्तार बाइक ने ई-रिक्शा से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा पलट गया और उसके परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की गति अत्यधिक थी, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और सीधे ई-रिक्शा से टकराया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
फतेहपुर तहसील सभागार में शासन के निर्देशानुसार आज महीने के तीसरे शनिवार को उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार वैशाली अहलावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनता ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए और उपजिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस दौरान खंड अभियंता विद्युत मनोज यादव, CHC प्रभारी अवनीश चौधरी, BDO निंदुरा, तहसील के सभी थाना प्रभारी और राजस्व निरीक्षक समेत सभी तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी के राजकीय हाई स्कूल लौधना सरसमा में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामधीर शुक्ल और विशिष्ट अतिथि प्रतिमा सिंह रेणु पाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि प्रधानाचार्य मौजूद अहमद सिद्दीकी ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर शुक्ल ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बताया और नई तकनीक, समय प्रबंधन और तनाव मुक्त अध्ययन पर जोर दिया। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और खेल प्रतियोगिता, पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। समारोह का संचालन संस्कृत शिक्षक अश्विनी कुमार द्विवेदी ने कुशलता पूर्वक किया और इसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति राकेश सिंह, पंकज सिंह, लवलेश कुमार सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। राष्ट्रगान के साथ ये आयोजन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआ शुक्ल के पांडे टोला में शुक्रवार देर रात पुलिस ने बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन से कुछ लोग गाँव आए हैं जो ईसाई समाज से जुड़े बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने अंगद के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और वहां से ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तकें और अन्य संदिग्ध प्रचार प्रसार सामग्री बरामद की, जिसे साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया। पनियारा थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के संकेत मिले हैं और मामले की गहन जांच जारी है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। महाराजगंज प्रशासन ने पिछले 3 से 4 दिनों से ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव और रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के 882 ग्राम पंचायतों और कस्बों में अलाव के इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन समेत विभिन्न टीमों को लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना सोए। बच्चों के स्कूल का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है और लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण सड़क हादसों से बचाव के लिए जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए हैं कि वाहन धीमी गति से चलाएं, रात में अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। ठंड पड़ रही है। महाराजगंज के पास से जो सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पर ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा किस तरह से ठंड से क्या बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं? और देखिए, यहाँ पे ठंड से बचने के लिए हम लोग लगातार समस्त प्रयास कर रहे हैं। और जनपद की जितनी ग्राम पंचायतें, हमारी 882 ग्राम पंचायतें हैं, सारी जो अर्बन बॉडीज हैं, सभी में अलाव जलवाना सुनिश्चित कराया जा रहा है और अलावों की लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रात्रि में देर रात्रि तक मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अनेक अधिकारीगण भी भ्रमणशील हैं। और जनपद में 12 रैन बसेरे हैं जो स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी उनके रैन बसेरे हैं जो कि संचालित हो रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति खुले में, शीत में, खुले आसमान के नीचे न रहे, यह सुनिश्चित कराया जा रहा है। जो निराश्रित व्यक्ति हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं या जो जरूरतमंद हैं, उनको जिला प्रशासन के स्तर से कंबल मुहैया कराया जा रहा है और ये कंबल जिला प्रशासन के स्तर से जो हमारे राजस्व विभाग और राहत के द्वारा भी कराया जा रहा है। इसके साथ हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग भी लेकर हम लोग कंबल उपलब्ध करा रहे हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मऊ के नगर पंचायत वालिदपुर में वार्ड 3 के सदस्यगण और नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरते हुए नगर पंचायत ने पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए सड़क मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य शुरू किया है। पिछले कई सालों से खराब सड़कों, गड्ढों, धूल और जल जमाव से नागरिकों, स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए पदभार संभालते हुए विस्तृत सर्वेक्षण कर सबसे खराब सड़कों की पहचान की गई। इसके बाद नगर के 12 मुख्य मार्गों और 7 आंतरिक गलियों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए विशाल
परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें गुणवत्ता और समय सीमा का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि निर्माण कार्य के दौरान थोड़ी असुविधा होने पर धैर्य बनाए रखें और कर्मचारियों का सहयोग करें, क्योंकि ये कार्य केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि नगर के उज्जवल भविष्य और सुगम यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई सड़कों के साथ वालिदपुर को एक आदर्श और गौरवशाली नगर बनाने का संकल्प लिया गया है। बताइए, वलीदपुर नगर पंचायत में ये काफ़ी रोड खराब देखने में आया था। इससे पूर्व में भी ये हमारे सी न्यूज़ भारत चैनल पे चला था, जो काफ़ी खराब था। अभी ये काम हो रहा है, आप सारे ग्रामवासियों के लिए अच्छा हो रहा है या क्या है? अच्छा हो रहा है, खराब नहीं हो रहा, अच्छा काम हो रहा है। हर ग्राम सभा में होना चाहिए ऐसे काम, अच्छा हो रहा है काम। वलीदपुर नगर पंचायत के जो सावित्री गुप्ता चेयरमैन है, उनके लड़के का कहना है कि विकसित वलीदपुर बनाना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। रास्ता पूरा बन रहा है। हाँ, ये भी रास्ता यहाँ से वहाँ तक बना है, ये भी बन रहा है। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक बना है? ये मंदिर है, यहाँ से बन रहा है इधर। ये पहले बहुत खराब था, पानी इधर लगा था, पानी बहुत ज़्यादा जमा था, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी सही है, अभी आने जाने के लिए ठीक ठाक हो जाएगा रास्ता। नेताजी, आप भी कुछ बताएंगे इस रोड के बारे में जो ये काम चल रहा है? जो काम चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा ही काम चल रहा है और चलना ही चाहिए। जितना दिक्कत थी लोगों के लिए, अब तो जो काम हो रहा है सभी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए, कहीं कमियां नहीं रहनी चाहिए। इसमें कोई कमी अभी है देखने में या नहीं? बर वक्ती तो कोई कमी नहीं है और काम चल रहा है तो कमी क्या अभी बताएं। जब काम रुक जाता और कमियां दिखाई देती तो उसके लिए। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अरसे आलम की रिपोर्ट। पूरनपुर नगर से सटी ग्राम पंचायत नारायणपुर में शनिवार सुबह 10 बजे रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी पूरन सिंह के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घर की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय सुखदेव सिंह और उनके घर रुपए के लेन देन को लेकर किसी बात पर विवाद कर रहा था, जिसके दौरान अचानक गोली चल गई। मृतक का शव कमरे में पड़ा मिला, जबकि पूरन सिंह की पत्नी गुरमीत कौर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर सीओ प्रतीक दहिया, कोतवाली प्रभारी पवन कुमार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया गया और पूरे मामले की गहन जाँच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में खलबली मची हुई है, जबकि एडिशनल एसपी विक्रम दहिया भी मौके पर पहुंचे और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। आज दिनांक 20 दिसंबर को थाना पूरनपुर में एक सूचना प्राप्त हुई, लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि पूरनपुर कस्बे में 2 गोलियां चली हैं, जिससे एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदेव है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है, उसको गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा एक बुजुर्ग माता जी को गोली लगी है, जिनको चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया है। उनकी हालत अभी ठीक है। वहाँ पे मौके पर पुलिस टीम पहुंची है और सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से साक्ष्य प्राप्त होंगे उससे आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मौके पे असला भी मिला है, क्या है वो? ये मौके पे एक शस्त्र बरामद हुआ है, जो कि भारत में ही बनी एक पिस्टल है और लड़के के पिता द्वारा बताया जा रहा है कि उसके द्वारा ये लाइसेंसी पिस्टल लगभग 1.5-2 साल पहले ली गई है। आगे इसके कागज चेक कर पता किया जाएगा कि ये साक्ष्य सही है या गलत। प्राथमिक जांच में कुछ जानकारी मिली, क्या मामला बचाई? जो सूचना घायल महिला के पति द्वारा बताई गई, उसमें उसके द्वारा यह बताया गया कि पैसों का लेन देन था, जिसको लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर पहले लड़के ने गोली मार दी, उसके बाद खुद को गोली मार ली। यह कहानी उस व्यक्ति द्वारा बताई गई, परंतु इसमें कुछ भी कह पाना अभी से संभव नहीं है। तो आगे साक्ष्य एकत्रित करके उसके बल पे ही पुलिस कार्रवाई करेगी और बिल्कुल सुरक्षा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।